नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेल्जियम के किंग से बात। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और निवेश के साथ नवाचार के सहयोग को लेकर हुई चर्चा। जापान के प्रतिनिधिमंडल ने भी प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। लोकसभा से पास हुआ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश धर्मशाला नहीं, जो भारत के लिए खतरा होगा उसे नहीं मिलेगी अनुमति। बंगाल सरकार पर अवैध घुसपैठियों को बढ़ावा देने का आरोप। संसद से मिली वित्त विधेयक को मंजूरी। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया चर्चा का जवाब। कहा, हर बजट में सरकार ने की शुल्कों में कमी, इससे भारत बनेगा विनिर्माण क्षेत्र में हब। वित्तीय घाटे को तय स्तर से नीचे रखने पर हो रहा है काम। अखिलेश यादव के बिगड़े बोल। कहा, बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो गौशालाएं बना रही। बीजेपी का करारा पलटवार। कहा, उन पर मुगलिया सोच हावी, लगातार भारतीय सनातन संस्कृति और मूल्यों का कर रहे हैं अपमान। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का समापन। हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किया पहला स्थान, तमिलनाडु दूसरे और उत्तर प्रदेश रहा तीसरे पायदान पर। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के महामहिम राजा फिलिप से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि बेल्जियम के महामहिम राजा फिलिप से बात करके बहुत खुशी हुई। हाल ही में राजकुमारी एस्ट्रेड के नेतृत्व में भारत आए बेल्जियम आर्थिक मिशन सराहनीय। हमने अपने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने और नवाचार और स्थिरता में सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। जापान के प्रतिनिधिमंडल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। India and Japan relation is thriving now very much, and there is a huge opportunity for Japan to invest in India. After coming here, I found that there is a huge possibility that we work together to make India as a hub to promote the products produced here in India to other countries together. Well, first and foremost, the stability he has brought to all the policy measures, and then creating a strong bond between Japan and India has been extremely helpful, and we're very grateful for that. Japan has had a great industrial base, so together with the skill, will, and the desire, I'm sure there are ways to make it work. And I think going forward, the market is here in India. And I think there's a strong desire on the part of Japanese businesses to be part of that growth. Actually, the meeting was magnificent, I would say. There has been many talks about the stability of the Indian economy, all the prospect and the prosperity that we see toward the future. And we have expressed how much we expect from India. And Prime Minister Modi has explained very clearly and explicitly his vision and his expectation for the Japanese industries to invest more and come into India. I was very happy that the Prime Minister Modi also emphasized the importance of air transportation and airline industry, and they're going to India is going to make a huge investment for the aircraft, and maybe it might help the enhancing the network of the India and Japan and promoting and more traffic. We hope that more and more Japanese people are visiting India. Of course, the Buddhism and also the many other historical sites. Prime Minister very broadly highlighted the most important sectors, including recycling and also the nuclear and also hydrogen, ammonia, many broad sectors. Also aerospace, food processing, they're very broad.
that I received a strong aspiration of Prime Minister Modi to welcome Japanese investment. और वहीं बीते एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ने पूरी दुनिया को राह दिखाई है। वैश्विक संघर्षों के शांतिपूर्ण हल की बात हो, जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटना हो या फिर वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की आवाज उठाना, पीएम हर जगह एक मजबूत ग्लोबल लीडर के तौर पर सामने आए हैं। वैश्विक टकराव हो, जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां हों, यूएन में सुधारों की जरूरत बताना हो या ग्लोबल साउथ के हितों की वैश्विक मंच पर मजबूत आवाज उठाना, इन सभी मुद्दों, सभी मामलों में दुनिया एक दमदार आवाज बहुत गौर से सुनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की ओर से और 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आप सभी को नमस्कार। विकास के वैश्विक विमर्शों में दशकों तक नजरअंदाज किए जा रहे ग्लोबल साउथ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप किसी वरदान से कम नहीं रही। पीएम ने हर वैश्विक मंच पर इन देशों के हितों, सरोकारों और चिंताओं को मजबूती से रखा। इतना ही नहीं, भारत की मेजबानी में 3 वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन हुए। ग्लोबल साउथ देशों की किसी मंच पर ऐसी एकजुटता की मिसाल पहले नहीं मिलती। ग्लोबल साउथ के लिए भारत की ये प्रतिबद्धता G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी यूनियन को सदस्यता दिलाने, महामारी के समय मदद का हाथ बढ़ाते हुए टीके उपलब्ध कराने और महासागर पहल में देखी जा सकती है। महासागर यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। इसमें ट्रेड for development, capacity building for sustainable growth और mutual security for shared future की भावना समाहित है। सिर्फ ग्लोबल साउथ की ही बात नहीं, ग्लोबल चुनौतियों का हल ढूंढने में लगी दुनिया की नजर भी पीएम नरेंद्र मोदी पर ही जाती है। पश्चिम एशिया से लेकर यूक्रेन तक अगर शांति की कोई सबसे मजबूत आवाज सुनी गई तो वो यही है, समाधान युद्ध के मैदान में नहीं निकलते। युद्ध की लपटों के बीच पीएम ने रूस और यूक्रेन दोनों देशों में जाकर यही संदेश दिया। शांतिपूर्ण समाधान की पीएम की यह आवाज दुनिया में सराही गई। मैं हमेशा कहता हूँ मैं शांति के पक्ष में हूँ, मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, मैं शांति के पक्ष, मेरा एक पक्ष है और मैं उसके लिए प्रयत्नरत हूँ। पीएम का कहना है, भारत टकराव नहीं, समन्वय का पक्षधर है। न राष्ट्रों में टकराव हो, न प्रकृति से टकराव हो। इसीलिए जलवायु परिवर्तन जैसे संकट के समय पीएम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे कदम उठाकर दुनिया को राह दिखाते हैं। आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन CDRI जैसी वैश्विक पहल करते हैं। एक ऐसे नेता, एक ऐसे व्यक्ति जो न केवल भारत में लोकप्रिय हैं, मगर उनकी लोकप्रियता दुनिया के तकरीबन सभी क्षेत्रों में बढ़ती रही है। एक वर्ल्ड व्यू है जिसको कि उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है और ख़ास तौर से जो भारत की सबसे पुरानी दर्शन है, परंपरा है, वसुधैव कुटुंबकम, उसको मान के वो आगे चले हैं। आशा और आशंका दोनों से भरे AI जैसे विषय सामने आते हैं तो दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आती है। पीएम AI से जुड़े भविष्य के खतरों को ध्यान में रखकर संयुक्त रणनीति पर बल तो देते हैं, लेकिन AI क्षमताओं के महत्व को भी साथ साथ रेखांकित करते हैं। सभी देशों से अपनी समझ और अनुभव आपस में साझा करने को कहते हैं। 20 देशों के शीर्ष अवार्ड्स हों या कितने ही बहुराष्ट्रीय पुरस्कार, विकासशील से विकसित देशों तक हर जगह पीएम का बराबर सम्मान देखा गया। ग्लोबल सर्वे एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार पीएम विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। एक ऐसे नेता जो दुनिया से लगातार कह रहे हैं, टकराव छोड़कर समन्वय का रास्ता अपनाइए, मानवता के बेहतर भविष्य के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में आप्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक 2025 को एक महत्वपूर्ण विधेयक करार दिया। लोकसभा में जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि ये विधेयक लाने का मुख्य मुद्दा इमिग्रेशन एक आइसोलेटेड मुद्दा नहीं है,
देश के कई मुद्दे इसके साथ जुड़े हुए हैं। विधेयक के पास होने के बाद विदेश से आने वाले हर नागरिक का लेखा जोखा भारत के पास होगा। साथ ही सुरक्षा को खतरे में डालने वाले लोगों पर हमारी कड़ी नजर होगी। विधेयक के पास होने के बाद संपूर्ण व्यवस्थित, एकीकृत और अप टू डेट लेखा जोखा हर भारत में आने वाले विदेशी नागरिक का रखने का काम होगा। ये मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं और इसके माध्यम से ही देश का विकास भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे। जो देश को विकसित करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, वो सबका मैं स्वागत करता हूं। और सुरक्षा को जो खतरे में डालेंगे उन पर हमारी कड़ी नजर भी होगी, निगरानी भी होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी अशांति के लिए आता है तो कठोरता के साथ निपटा जाएगा। हमारे यहां विश्व भर के लोगों का आना बड़ा स्वाभाविक है। हमारे इमिग्रेशन का स्केल और साइज दोनों मान्यवर बहुत बड़ा है और इसके साथ साथ शरण लेने की जगह अपने निहित स्वार्थ और देश को असुरक्षित करने वालों की संख्या भी बड़ी है। भारत की व्यवस्था को कंट्रीब्यूट करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, लीगल सिस्टम को मजबूत करने के लिए आते हैं, वो सभी का स्वागत है मान्यवर। मगर मैं इतनी ही दृढ़ता से कहना चाहता हूं, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, अगर यहां अशांति फैलाने के लिए आता है तो बड़े कठोरता के साथ उनके साथ मान्यवर व्यवहार। और वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश संशोधनों को अपनाने के बाद राज्यसभा से वित्त विधेयक 2025 पारित किया गया। लोकसभा ने मंगलवार 25 मार्च को वित्त विधेयक 2025 को पारित कर दिया। लोकसभा के बाद अब उच्च सदन द्वारा विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद 2025 से 26 के लिए बजट प्रक्रिया पूरी हो गई। वित्त विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पीएम मोदी की अगुवाई में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जिसका सभी को फायदा मिल रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने वित्तीय अनुशासन पर आगे बढ़ते हुए वित्तीय घाटे को तय स्तर से नीचे रखने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रही है। Action proves what we have done in terms of digital public infrastructure under the leadership of Prime Minister Modi. So, the concern expressed by the former finance minister has been squarely addressed. Similarly, in the fiscal deficit related concern that he's expressed, I'm sure he will now appreciate that we have laid the path both for the immediate term and the medium term, and we shall achieve it like we've done it till now, all the 4-5 years. This year ends the number, coming year will end the number, below 4.5% fiscal deficit. Not 1 year's slippage. I'm sure this should give him adequate confidence to believe and trust in Prime Minister Modi's leadership. और वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, मसलन जनधन योजना, पीएम आवास योजना से करोड़ों लोगों को लाभ हुआ है। उन करोड़ों लोगों से पूछिए उनके अच्छे दिन आए कि नहीं। We are तन समर्पित, मन समर्पित और देश के लिए ये जीवन समर्पित। Ask a common citizen, ask anywhere, Bengal or anywhere, who have directly benefited from our schemes. They're transformative. 55 crore Indians, if you ask them, especially women, empowered with bank accounts under Jan Dhan Yojana, अच्छे दिन आए हैं कि नहीं? Ask 4 crore families who received PM Awas Yojana, अच्छे दिन है बोलकर. Ask more than 12 crore rural households enjoying the dignity of toilets under Swachh Bharat mission. Ask 12 crore rural households receiving tap water under Jal Jeevan mission. अच्छे दिन है. और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रेसिप्रोकल
टैरिफ के ऐलान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रेसिप्रोकल टैरिफ के संबंध में हम कई सुधारात्मक कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीमा शुल्क में सुधार के जरिए ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत को हर लिहाज से निवेश के अनुकूल बनाया जाए। The tariff war has started. So in response to the tariff announcements made by President Trump, here are we doing it? No, we have been doing it from 2023. Steadily every year newer items are being brought in, keeping in mind Atmanirbhar Bharat, at the same time Viksit Bharat's requirements, as much as simplifying the customs duty and the compliance details. So this is an ongoing process. It is nothing to do with today's global situation, but a process which will continue even in the future. और वहीं भारत की अर्थव्यवस्था ने पिछले एक दशक में शानदार वृद्धि दर्ज की है और ऐसे में ये दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी पिछले 10 वर्षों में 105% बढ़ गई है। भारत की जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर है, जो 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी। आईएमएफ के अनुमान के अनुसार 2025 की तीसरी तिमाही तक भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जापान की वर्तमान जीडीपी 4.4 ट्रिलियन डॉलर है। अर्थव्यवस्था की मजबूती और वृद्धि की संभावनाओं को दर्शाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में जापान एसोसिएशन ऑफ कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स केइजाई दोयुकाई के अध्यक्ष ताकेशी निनामी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की। मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली में जापान एसोसिएशन ऑफ कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स केइजाई दोयुकू के अध्यक्ष ताकेशी निनामी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी करके प्रसन्नता हुई। उनके भारत की इस यात्रा से प्राप्त सकारात्मक बातों पर गौर किया गया। शासन व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और कारोबार में आसानी के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन की भारत की कहानी साझा की। मुझे विश्वास है कि केइजाई दोयुकाई भारत जापान संबंधों को और भी ऊंचे स्तर पर ले जाने में उत्प्रेरक साबित होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तमिलनाडु के भाजपा नेताओं के साथ नई दिल्ली में वर्चुअली समीक्षा बैठक की। तमिलनाडु भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई और सूचना एवं प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी बैठक में मौजूद थे। समीक्षा बैठक में तमिलनाडु के 8 जिलों के लोगों और तमिलनाडु में भाजपा के जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने भाग लिया। रेल मंत्री ने चिदम्बरम, थिरुवरूर और थिरुथिरापोंडी के माध्यम से ताम्बरम से रामेश्वरम तक एक नई ट्रेन को मंजूरी दी और ये रेलगाड़ी 6 अप्रैल 2025 से शुरू होगी। तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने एक पत्र लिखकर नई दिल्ली नई रेलवे लाइनों, नई ट्रेनों, ट्रैक दोहरीकरण और मल्टी ट्रैकिंग, ओवर और अंडर ब्रिज और विद्युतीकरण के अभूतपूर्व धन आवंटन के लिए रेल मंत्री के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इससे न केवल तमिलनाडु में रेलवे के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिला है, बल्कि लाखों यात्रियों के जीवन में बदलाव भी आया है। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित हुई है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में बना नया पंबन ब्रिज, जिसे आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2019 में पुल की आधारशिला रखी थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पंबन ब्रिज का एक वीडियो भी शेयर किया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए काफी लाभकारी साबित हो सकता है। आज नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विकसित भारत विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर और उत्पादों की गुणवत्ता में काफी सुधार ला सकता है। जितिन प्रसाद ने कहा कि कृषि, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इस सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स की ओर से किया गया। We have a population which also is in the villages where India resides, and AI will be so good and beneficial for them. It will transform their lives, the level of income, the standard of living, the quality of products.
So let's say, for example, the three things that India will be focusing on for showing and how AI is going to transform lives is going to be agriculture, it's going to be education, it's going to be medical. और नई दिल्ली के इंडियन हैबिटेट सेंटर में एमएसएमई लीडरशिप समिट 2025 का आयोजन किया गया। भारतीय उद्योग परिसंघ की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने हिस्सा लिया। समिट में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साल 2016 में उद्योग मंत्रालय से अलग सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय बनाया गया। मंत्रालय के अधीन 28 तरह के कार्यों की सूची है, जिसमें पिछड़े वर्गों से लेकर महिलाओं के कल्याण के लिए योजनाएं हैं। योजनाओं के जरिए केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक 26 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। 26 करोड़ लोगों को एमएसएमई के माध्यम से हम लोग नियोजन दे चुके हैं और हमारे यहाँ पोर्टल है, उस पोर्टल पर लोग रजिस्टर्ड होते हैं और वैसे रजिस्टर्ड लोगों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग देने के बाद उनको हम पैसा देते हैं या टूल किट्स देते हैं ताकि अपने रोजगार को बढ़ावें। तो वैसे में हमारे यहाँ 2 पोर्टल है, एक उद्यम है और एक उद्यम वशिष्ठ है। ये दोनों पोर्टल में लगभग 6 करोड़ लोगों को हम लोग रजिस्टर्ड कर लिया है। दैट मीन्स कि उनको निकट भविष्य में हम लोग रोजगार देने जा रहे हैं। यानी अभी तक के 32 करोड़ लोगों को हम लोगों ने रोजगार देने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 जून 2020 को शुरू की गई पहली वाणिज्यिक कोयला खादान नीलामी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कोयला मंत्रालय ने गुरुवार को वाणिज्यिक कोयला खादान नीलामी के 12वें चरण की शुरुआत की। इसमें 7 कोल संपदा वाले राज्यों के 25 कोल ब्लॉक्स को नीलामी प्रक्रिया में शामिल किया गया। ये पहल देश में घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे सहित कोल सेक्टर से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हुए। वाणिज्यिक कोयला खादान नीलामी के 12वें चरण से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की बड़ी भागीदारी की उम्मीद है। ये पहल भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और औद्योगिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करेगी। इसके साथ ही ये देश में एक मजबूत और लचीला कोयला क्षेत्र विकसित करने में योगदान देगा, जिससे उद्योगों, विद्युत संयंत्रों और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को सहायता मिलेगी। कोयला उत्पादन में हमने बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। हमने चालू वित्तीय वर्ष में 1 अरब टन कोयला के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त हमने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का अमृत काल प्रारंभ हो चुका है और हम कोयला सेक्टर में देश के आर्थिक विकास में अपना पूर्ण योगदान करना चाहते हैं। अभी तक 11 फेसेस में इस कोल एक्शंस का कंप्लीट किया है। 125 ब्लॉक्स अभी तक एक्शंस में गए हैं। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद मोदी जी के नेतृत्व में पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ कोल बॉक्स का ऑक्शन का रिजिम शुरू हो गया है। आज लगभग 10.5 साल से नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद इस कोल सेक्टर में अलग अलग रिफॉर्म्स लाए हैं और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम चल रहे हैं। और वहीं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आईआईटी हैदराबाद के सहयोग से बायोमेट्रिक एल्गोरिदम में आयु गैर परिवर्तनीयता का परीक्षण करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रतियोगिता शुरू की है। बायोमेट्रिक एसडीके बेंचमार्किंग चैलेंज का पहला चरण फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण पर केंद्रित है, जिसमें 5 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक मिलान एल्गोरिदम का परीक्षण किया जाता है और इसमें 5 से 10 वर्ष के बाद अपडेट किए जाते हैं। UIDAI सुनिश्चित करता है कि प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों का सुरक्षित तरीके से मूल्यांकन किया जाए। डेटा सेट को
अनाम रखा जाए और प्रतिभागियों के साथ डेटा साझा न किया जाए। वैश्विक स्तर पर शोधकर्ताओं और डेवलपर्स को वास्तविक दुनिया की स्थितियों में सटीकता में सुधार के लिए UIDAI के अद्वितीय क्षेत्र एकत्रित डेटा सेट का उपयोग करके अपने बायोमेट्रिक मॉडल को बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये चैलेंज 25 मार्च 2025 से 25 मई 2025 तक जारी रहेगा। पंजीकरण विवरण UIDAI की वेबसाइट biochallenge.uidai.gov.in पर उपलब्ध है और इस चैलेंज में 7.7 लाख रुपए के पुरस्कार और बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने में UIDAI के साथ सहयोग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। फिंगरप्रिंट चैलेंज के बाद UIDAI आइरिस और चेहरे के प्रमाणीकरण के लिए SDK बेंचमार्किंग प्रतियोगिता भी शुरू करेगा। आधार भारत में सुशासन और डिजिटल समावेशन के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में कार्य कर रहा है और आधार संख्या धारक विभिन्न सेवाओं और लाभों को प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन लगभग 90 मिलियन प्रमाणीकरण किए जा रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने एक बार फिर से आम लोगों को झटका दिया है। दरअसल बस और मेट्रो का किराया बढ़ाने के बाद राज्य सरकार ने अब नंदिनी दूध कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। सरकार ने 1 अप्रैल से दूध की कीमतों में 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। बता दें कि इसके पहले जून 2024 में भी नंदिनी दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। राज्य के कैबिनेट मंत्री HK पाटिल ने कहा है कि कीमतें बढ़ाने का फैसला दुग्ध महासंघ ने लिया है। वे प्रति लीटर 5 रुपए की बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। Decision will be taken by KMF. Decision will be taken by KMF in consultation with the concerned ministers. The decision may be taken in a day or two. Specifically, in that fashion, the decision is taken. But we have left it to KMF to decide. They will take decision perhaps today. और भाजपा समेत एनडीए घटक दलों के तमाम नेता इसे लेकर कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार पर हमलावर हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसका विरोध करते हुए कर्नाटक सरकार की मंशा पर संदेह जताया। लीकर हो, ये हमारा व्हीकल टैक्स हो, व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, सबका प्राइस लगातार बढ़ा रहा है। गारंटी करके एक हाथ से देने जैसे दिखाने का और दूसरे हाथ से सबको फिर से हड़प लेना है। इन लोगों ने 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, इसे क्लेम करते हैं हर बरस फॉर द गारंटी, लेकिन कम से कम 60-70,000 करोड़ रुपए इससे आ रहा है। और वहीं पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सांप्रदायिक हिंसा को लेकर ममता सरकार सवालों के घेरे में है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के मोथाबाड़ी इलाके में सांप्रदायिक तनाव ने हिंसक रूप ले लिया। उपद्रवियों ने कई दुकानों और घरों को निशाना बनाया। खासकर हिंदुओं की दुकानों और घरों पर हमले किए गए। मालदा हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। सुकांत मजूमदार ने कहा कि हिंसक भीड़ ने हिंदुओं के घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की। ममता बनर्जी की सरकार मूकदर्शक बनकर देखती रही। सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति की कीमत हिंदुओं को चुकानी पड़ रही है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तर 24 परगना में बीजेपी के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बम से हमले की घटना पर भाजपा ने ममता सरकार पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था नाम की कोई भी चीज नहीं बची है। खुलेआम टीएमसी के गुंडे पुलिस के बल पर राज्य की कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अर्जुन सिंह के ऊपर ये पहली कोई हमला नहीं है, इससे पहले भी हमला हो चुका है। बार बार हमारे कार्यकर्ता के ऊपर हमला हो रहा है बैराकपुर में, और बैराकपुर में कानून व्यवस्था जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। ममता बनर्जी ने कानून व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और ये अर्जुन सिंह को डराने की कोशिश है। और वो चाहते, टीएमसी के लोग चाहते कि अर्जुन सिंह बीजेपी छोड़कर शामिल हो टीएमसी में। ये जो हमला होते हैं वहाँ पे बम से हमला, क्रूड बम जिसे कहा जाता है, बांग्ला में उसे पेटो बोलते हैं, ये पुलिस के जानकारी रहते हुए होता है, पुलिस की संरक्षण में होता है। ममता बनर्जी पुलिस को सीपी करके ऐसे लोगों को भेजती है जो बीजेपी के लोगों के ऊपर अत्याचार करता है। और वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के सफियान गांव में आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ जारी है।
सेना की राइजिंग स्टार कॉर्प्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुफिया इनपुट के आधार पर आज संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। पंजाब विधानसभा में राज्य के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने आम आदमी पार्टी सरकार का चौथा बजट पेश किया, लेकिन पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने देने का चुनावी वादा इस बार भी अधूरा रह गया, जबकि सभी की निगाहें इस बात पर टिकी थीं कि पंजाब सरकार महिलाओं के लिए अपने चुनावी वादे के लिए बजटीय आवंटन करती है या नहीं। वित्त मंत्री ने बुधवार को राज्य के लिए 2.36 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए एक बार फिर इसका कोई जिक्र नहीं किया। भाजपा नेता अमित मालवीय ने इस पर चुटकी लेते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, लगातार चौथे साल अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पंजाब की हर महिला को 1000 रुपए देने का अपना वादा पूरा करने में विफल रहे। एक बार फिर मीडिया में आपके चीयर लीडर्स की किरकिरी हुई। और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा गौवंश पर दिए गए विवादित बयान पर भाजपा के आईटी सेल इंचार्ज और पार्टी प्रवक्ता अमित मालवीय ने निशाना साधा है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, खुद को श्री कृष्ण का वंशज कहने वाले अखिलेश यादव को अब गौशाला से दुर्गंध आ रही है। तुष्टीकरण में लिप्त सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सांसद रामजी लाल द्वारा महान वीर राणा सांगा को गद्दार कहने का समर्थन किया। महाकुंभ पर भी लगातार विकृत टिप्पणियां की और अब यदुवंशी समाज का तिरस्कार कर रहे हैं। ये अपवाद नहीं बल्कि सपा की ओछी हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचय है। ईद और नवरात्रि को लेकर कई राज्यों में संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन कई कदम उठा रहा है। यूपी के कुछ जिलों में खुले में नमाज पढ़ के साथ साथ छतों पर भी नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। और इस बीच कई राज्यों में बीजेपी नेताओं ने नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद रखने की भी बात कही है, तो इस मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है। नवरात्र से पहले मीट पर महाभारत, सड़क छत पर नमाज, खत्म होगा रिवाज। यूपी के संभल में प्रशासन ने सड़कों और घरों की छतों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। ईद, जुमातुल विदा, नवरात्र और रामनवमी को लेकर पीस कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। मुस्लिम समुदाय ने छत पर नमाज की इजाजत मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने माहौल का हवाला देकर इनकार कर दिया और शांति बनाए रखने की अपील की। नमाज के लिए चर्चा ये रही कि ये बता दिया गया है कि और ये लोग सहमत भी थे कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, जो पूर्व से ही लागू है। और इसके अलावा माइक या लाउड स्पीकर के प्रयोग के अनुमति की बात हो रही थी, तो उसको डिनाई कर दिया गया है कि अभी तो इस तरह कोई विचार नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार अलविदा ईद की नमाज को लेकर मेरठ पुलिस ने भी सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाते हुए उल्लंघन करने वालों पर पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द करने जैसी कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। दिल्ली में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर भाजपा विधायक कर्नैल सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर रोक लगाने की मांग की। अब इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। एक ओर सपा और कांग्रेस जैसे दलों के नेता प्रशासन के कदम को लेकर विरोध जता रहे हैं, तो वहीं भाजपा और अन्य सामाजिक संस्थाएं इसके समर्थन में खड़ी है। जब मस्जिद के पास उनके पास जगह है तो मस्जिद में नमाज पढ़े। ऐसा नहीं हम किसी कानून के विरोधी हैं, अपने कानून का पालन करें, ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक से चलने दें। किसी धर्म पर पाबंदी लगाना मैं समझता हूँ ये संविधान के प्रिम्बिल के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। छत के ऊपर छत उनकी प्रॉपर्टी है क्या? छत उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। छत नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे अगर भीड़ हो जाएगी? ये वो तय करने वाले कौन हो गए कि नमाज कहाँ पढ़े कहाँ नहीं पढ़े? इसी प्रकार नवरात्रि पर खुले आम फुटपाथों और दुकानों पर मीट बिक्री पर रोक लगाने का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। दिल्ली विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में मीट की दुकानों का मुद्दा उठा। भाजपा विधायक कर्नैल सिंह ने नवरात्र से पहले फुटपाथों और दुकानों में खुलेआम मीट बेचे जाने पर चिंता जताई। इस पर पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने जवाब देकर स्थिति स्पष्ट की। त्रिलोकपुरी विधानसभा से भाजपा विधायक रविकांत उज्जैनवाल ने डीसीपी और जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने नवरात्रों के दौरान पूर्ण दिल्ली में मीट की दुकानों को बंद करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि नवरात्रों के दौरान संपूर्ण दिल्ली में पशुओं की हत्या बंद होनी चाहिए। इससे पहले पटपड़गंज से भाजपा विधायक रविंदर सिंह नेगी नवरात्रि के दौरान
पूरी दिल्ली में मीट की दुकानें बंद रखने का आह्वान कर चुके हैं। यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने हापुड़ में नवरात्रि के दौरान मीट की सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। कुल मिलाकर राजधानी दिल्ली सहित देश के अन्य भागों में सड़कों पर नमाज और खुलेआम मीट बिक्री के विरोध में आवाज उठ रही है और प्रशासन भी इस मुद्दे पर गंभीर नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में जेल भेजे गए जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली की जमानत याचिका को जिला न्यायालय के एडीजे सेकंड निर्भय नारायण राय ने खारिज कर दिया। मामले में अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी। जफर अली की गिरफ्तारी 23 मार्च को हुई थी, जिसके बाद हुई सुनवाई में सिविल जज आदित्य सिंह ने जफर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दरअसल जफर अली पर सर्वे के दौरान भीड़ को उकसाने का आरोप है। उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 230 और 231 के साथ ही अन्य कई धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मस्जिद के जो सदर हैं जफर अली जी, उनकी रेगुलर और एंट्रीम बेल दोनों उनकी साथ पड़ी हुई थी, तो उन्होंने एंट्रीम बेल पे अपनी बहस करी थी उनके अधिवक्तागण ने, जिसे माननीय न्यायालय ने उनकी तर्कों से संतुष्ट न होकर निरस्त कर दिया है और रेगुलर बेल की सुनवाई के लिए उनकी जो डेट लगी है वो 2 अप्रैल लगाई गई है। और जामा मस्जिद के सदर जो है, इस प्रकरण में उनका नाम आया, उन्होंने सारे जो कृत्य है उनके खिलाफ काफी सबूत विवेचक महोदय ने एकत्रित करे हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो भी तथ्य माननीय न्यायालय के समक्ष आए उसे मजबूती से पेश करें और उनकी जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कराएं। और जो इस घटना में शामिल है 24/11 वाली में, वो जिन्होंने भी ये घटना का कारित की है, उसमें से कोई भी घटना कारित करने वाला व्यक्ति बच नहीं पाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।